आज दोस्तों हम बात करेंगे बेसिकली कि स्टार्टअप का क्या सच है इसमें इंडस्ट्री में। और अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ जो ठोस सवाल है उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ जो काला सच है स्टार्टअप का, उसके ऊपर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा अनस्पिरिचुअल होगा, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी मेरी नॉलेज है मैं चाहता हूँ कि आपको दूँ, और आपको स्टार्ट करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। बट लेट्स स्टार्ट। तो आज से कुछ 3-4 साल पहले एक एप्लीकेशन थी, उसके साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया। दैट वाज अ सिंगिंग एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट ये था कि लोग वहाँ पे उस एप्लीकेशन में सिंगिंग करेंगे और सब आके उनको रेटिंग करेंगे। तो मेरे साथ 2 स्टार्टअप IIT के बंदे थे मेरे साथ। तो उनके साथ मैंने काम कर, दे अप्रोच्ड मी और उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, कस्टमर बेस मैंने बना के रखा था अपना, क्योंकि 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे, तो वो तब अट्रैक्ट हो रहे थे मेरी तरफ। एंड दे फाइनली जस्ट मेड इट आउट टू मी एंड मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा कि मुझे मेरा बिज़नेस में इंटरेस्ट था, हालांकि नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि मुझे बिज़नेस इन द सेंस मुझे एंटरप्रेन्योरशिप पे इंटरेस्ट था, तो ये था, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ टाइम बाद बहुत काम हुआ एप्लीकेशन पे, मैंने प्रमोशन भी किए, मेरा कुछ मैंने आइडियाज़ भी लगाए। जैसे कि एक आइडिया था कि हम कंपटीशन कराते हैं एप्लीकेशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगिंग कंपटीशन कराया हमने, तो 10,000 रुपये लगाए और 13,000 रुपये का मेरे पास वो आया था। 10,000 रुपये एक उनका कोई फ्रेंड था, उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और 13,000 रुपये का मैंने मुनाफा कमाया। मतलब उसमें यूट्यूब पे प्रमोट करके, मतलब कि हम सिंगिंग कंपटीशन करा रहे हैं, जजिंग मुझे करनी थी उसमें। जज मुझे करना था, किसकी वॉइस अच्छी है, किसकी वॉइस अच्छी नहीं है। प्लेटफॉर्म इनका था, ये प्लेटफॉर्म दे रहे थे मुझे। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे 13,000 मैंने लगा दिया, और मतलब 10,000 उनके फ्रेंड ने लगाए और 13,000 आया, तो 10,000 मैंने वापस कर दिया जैसे प्रॉमिस किया था, और 3,000 रुपये मैंने खुद रख लिया अपने। ठीक है, तो धीरे धीरे करते करते काम होता गया। फिर अरिजीत सिंह सिंगिंग कंपटीशन किया, श्रेया घोषाल सिंगिंग कंपटीशन किया। ये सब मेरे आइडियाज़ थे, जहाँ पे सिर्फ सिंगिंग कंपटीशन एक सिंगर को लेके होगा, जैसे अरिजीत सिंह सिंगिंग कंपटीशन या श्रेया घोषाल सिंगिंग कंपटीशन, ऐसे हमने किया। उसमें भी पैसे लगाए, उसमें भी पैसे बन रहे थे। तो मतलब जैसे 10,000 लगाते थे तो 13,000-14,000 रुपये आता था। तो 10,000 रुपये तो इन्वेस्टर ही रख लेता था अपना, वो अपना फ़ायदा नहीं देखता था, क्योंकि वो शुरू में बस टेस्ट कर रहा था। तो वो कहता था अभी तुम इसको लगाओ, बस मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, बाकी मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे करते करते फिर उन्होंने फाइनली एक इरादा किया, एक मिशन किया कि वो फंडिंग उठाएंगे हम जाके। तो फंडिंग उठाने में एक डॉक्टर के पास गया, एंड ही इज़ अ हेयर ट्रांसप्लांट इन दिल्ली करता है, वो हेयर ट्रांसप्लांट करता है। मतलब दैट वाज द most disgusting guy I have ever found in my life. That was the kind of doctor he was. मतलब मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतना परेशान आदमी नहीं देखा। तो हमने प्रेजेंटेशन, मैंने जो भी मेरा नॉलेज थी, जितना भी मेरा एग्जिस्टिंग माइंड बताता था, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया, PPT। फाइनली मैंने जाके प्रेजेंट किया, और जो एप्लीकेशन थी उसको, उसके ऊपर फंडिंग मांगने की कोशिश करी। और वो पहले से ही मज़े लेने के चक्कर में था, इसलिए उसने बुलाया था। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि मैं सीरियसली प्रेजेंट करूंगा तो 25 लाख रुपए मुझे दे देगा वो। लेकिन साला क्या हुआ कि वो मज़े लेने के चक्कर में था, और वो उसने बुलाया और कहा कि ये बेकार है, ये वो फालतू की चीज़ें। और फिर कहता है चलो तुम लोगों को दारू पिलाने ले चलता हूँ। तो हम लोग गए, मैं और मेरा भाई था। दारू वारू मतलब पिलाई उसने, और उसके बाद फिर वहाँ से उठे तो एकदम से वो उल्टा सीधा बोलने लगा मेरे को कार में कि ऐसे थोड़ी होता है, मुंह उठा के चले आए ये। मतलब ही वॉज टोटली ड्रंक, एंड मसाला भी खा रहा था, सिगरेट भी पी रहा था। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया कार में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सुनता नहीं हूँ किसी की। तो मैंने कार में बोला कि, मैंने कहा ऐसा, ओपन द गेट्स। मैंने कहा कार का गेट खोलो, ठीक है। और मैं निकला, मैंने कहा गो टू हेल। मैंने कहा कि आई डोंट वांट योर फंडिंग एंड ऑल दैट, और ये आपकी जो इंसल्ट मैं यहाँ नहीं सह सकता बैठ के, ठीक है। तो मैं उठा वहाँ से और सीधा मैं निकला, और इतनी देर में मेरा जो कज़िन भाई था वो भी अंदर था, वो भी कुछ अपना बात करने लगा साथ में।
उनके साथ, वो मेरे साथ नहीं आया। तो वो जैसे ही कज़िन मेरा भाई बाहर निकला और हम तीनों ही ड्रंक थे, वो तो अंदर ही रहा, वो अपना चला गया। मतलब ही वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड इन हिज लाइफ, डॉक्टर वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट। ही वॉज लाइक फाइंडिंग आउट सम फन, जिससे वो मज़े कर सके। हम लोग को बुलाया, उसने मज़े किया, प्रेजेंटेशन करवाई, मज़े किया, दारू मिले गया, फिर वहाँ पे इंसल्ट किया, मज़े किया। इतनी देर में मेरा जो भाई था वो आया और मैंने उसको हड़का दिया। मैंने कहा यार तुम बैठ के वहाँ पे फालतू की बातें कर रहे हो, ये वो। मैंने उसको इतना हड़काया कि वो रोने लगा, इतना हड़काया। मैंने कहा तुम मैं वहाँ से निकला हूँ और तुम फिर भी बातें कर रहे हो बैठ के उसके साथ, है ना। और वो उसने इतनी इंसल्ट करी उसके बाद भी, तो मतलब बहस हुई एंड ऑल दैट। ही वाज मतलब दूर का कजिन भाई लगता है मेरा वो, तो साथ में गया था। तो ये पहला फंडिंग का था। फिर दोबारा जब फंडिंग का हुआ तो हम IIT रुड़की गए, जो हमारे साथ में दो स्टार्टअप फाउंडर्स थे। तो मुझे भी ये लोग को फाउंडर बना रहे थे 2% स्टेक पे, मतलब 2% इक्विटी पे। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो बाकी 98% इन लोगों का था। तो मैंने कहा ठीक है। इन लोगों ने मुझे समझा दिया, चक्कर फंसा दिया कि ये आपको 2% कम लग रहा है, बट अभी सोचो अगर 25 लाख की फंडिंग उठती है तो 2% तुम्हारा है, ये वो एंड ऑल दैट करते करते। तो मैं भी बेवकूफ़ ही था एक तरीके से। मुझे पता नहीं था कि 2019 की बात है, 19 की बात है, 19 की बात है। मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ें। तो मैंने उठा के सब कुछ करना चालू, क्योंकि मुझे बस एक कुछ करना था, मतलब पैशनेटली मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में जाना था। और मेरा शुरू से था कि मुझे ये सिंगिंग लाइन से चेंज करना है। और क्योंकि मुझे पता है कि मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तलवे नहीं चाट सकता बॉलीवुड में जाके, और मैं कास्टिंग काउंट नहीं करा सकता, और मेरे पास 50 लाख रुपए देने के लिए नहीं है। तुम लोग मराओ, तुम लोग जाओ प्लेबैक सिंगिंग करो, तुम लोग का ड्रीम है, तुम लोग को जो करना है करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मुझे एक प्लेबैक सिंगर का एक गाना मिल भी गया तो भी मैं उसमें सच बताऊं तो मैं उसमें मैं मुझे साफ साफ दिख रहा था कि जिनको गाने मिले हैं उनको भी कंटिन्यूटी में गाने नहीं मिलते हैं, है ना। तो एक बार गाना मिला, उसके बाद फिर शोज मिलना चालू हो गए। जैसे ही शोज मिलना चालू हो गए, फिर शोज के पैसे भी गिरने लगते हैं धीरे धीरे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिनके पैसे गिरने लगते हैं। तो वो मुझे आइडिया ही नहीं सही लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आज मैं एक प्लेबैक सिंगिंग के लिए इतना तड़प रहा हूँ, प्लेबैक सिंगर बनने के लिए, और कल में अगर एक गाना मुझे मिल भी गया तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि और भी गाने मिलेंगे। ऊपर से इतनी तलवे चाटने, इतनी नाटक करने हैं अपने संगीत को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को इतना ज़्यादा उसमें गिरा देना है, इतनी इंसल्ट करा देनी है डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के। लात घूसे खाओ और उसके बाद उनके तलवे चाटो, उसके बाद फिर लोगों की बेइज्जतियां सहो, फिर लाला पूंजी करो, हमारा गाना गवा लो, हमारी वॉइस सुन लो। मैंने कहा मेरे से ये नहीं हो पाएगा, है ना। मैंने कहा मेरी सिंगिंग इतनी मैं अपनी म्यूज़िक को पवित्रता में देखता हूँ, और एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ है मेरे लिए म्यूज़िक। मैं अपने म्यूज़िक को सिर्फ सक्सेसफुल होने के लिए मैं इतने गंदे लोगों के साथ नहीं रह सकता। तो मैंने वहाँ ही से समझ लिया था कि मैंने कहा ये करना ही नहीं है। तो मैं कुछ सोच रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करना है, कुछ बढ़िया, मतलब इसमें कुछ देख सकते, लेकिन कुछ भी फंडामेंटल्स क्लियर नहीं थे, मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब बिजनेस के फंडामेंटल्स नहीं क्लियर थे, मार्केटिंग क्या होती है वो नहीं पता, डिजिटल मार्केटिंग ये सब कुछ नहीं पता था मेरे को कैसे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में ये मैंने डिसाइड कर लिया। तो इसी वजह से मैं बिजनेस लाइन में आ रहा था, मुझे लगा ये एप्लीकेशन के साथ जुड़ा रहूंगा तो ये होगा। फाइनली जब स्टार्टअप के लिए हम लोग रुड़की जा रहे थे, आखिरी एक रुड़की में जाके हमारा आप देखेंगे तो हमारा एक सेकेंड, हाँ, रुड़की में तो हमें रुड़की जाना था। रुड़की जाने के लिए जो फाउंडर्स थे वो आ गए थे हमारे पास, तो हम लोगों ने कार रेंट करी और हम रुड़की चले गए। वहाँ पे हमें 25 लाख की फंडिंग मिल गई, 25 लाख की फंडिंग मिल गई। तो फॉर्म वॉर्म सब रेडी हो गया। मेरी एक्स थी, मैं उससे बात कर रहा था, उसको भी कुछ आइडिया नहीं था। मैं उससे पूछ रहा था यार मैं फॉर्म पे साइन करूँ कि ना करूँ, बिकॉज उन्होंने सब कुछ दे दिया था। उन्होंने एक ऑफिस के लिए जगह दे दी थी यहाँ पे ग्रेटर नोएडा ईस्ट में, सब कुछ रेडी हो गया था। फाइनली एक दिन जो फाउंडर थे उन्होंने मेरे को कहा कि चलो अब आज की डेट आ चुकी है, अब हमें 25 लाख की फंडिंग के लिए साइन करना है, मैं फॉर्म लेके आ रहा हूँ, तुम मेरे को अक्षरधाम पे सेक्टर 52 मेट्रो पे मिलो। तो मैं सेक्टर 52 मेट्रो पहुंचा उनके पास, नहीं सेक्टर 52 नहीं, नोएडा सिटी सेंटर था शायद, पता नहीं, कोई एक था। तो मैं वहाँ पहुंचा और मेरे मन में अंदर एक बेचैनी थी, हलचल हो रही थी।
तो मैंने उनसे ये सिंपल सा एक सवाल पूछा। मैंने कहा देखिए आप सिंगिंग कंपटीशन करा रहे हो, हमने ये क्रैक कर लिया है और सिंगिंग कंपटीशन को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हम अपने एप्लीकेशन पे लोगों को बुला के सिंगिंग कंपटीशन करवाएंगे और उनसे 250-300 रुपये लेंगे और उससे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। फिर एक प्राइज़ रख देंगे सेकंड थर्ड और उनको कुछ उसमें से दे देंगे, बाकी का जो बचेगा वो हमारे पास रख लेंगे। ये होगा, उसमें फ़ायदा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हमने IIT रुड़की में प्रेजेंटेशन दी और फाइनली उन्होंने वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कि चलो पार्थ भी है, ये भी यही है। तो पार्थ कौन है? पार्थ इज़ अ सिंगिंग एक्सपर्ट एंड ही हैज़ सब्सक्राइबर डेटाबेस। ये दोनों टेक पे काम कर रहे थे, एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे। ये सब कुछ हुआ, मैं 52 मेट्रो की तरफ जा रहा था, मेरे अंदर से थॉट आया, मैंने कहा यार कुछ सही नहीं लग रहा है। अंदर से मेरे को फीलिंग आने लगी, क्योंकि मुझे साइन करना, अगर मैंने साइन कर दिया होता तो फिर बहुत दिक्कतें होती उसको मतलब बाहर निकलने में, ठीक है। मतलब इट लाइक बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मतलब तो फिर से एक और साइन फॉर्म बनाओ, फिर वहाँ पे कंपनी को अप्रोच करो, उनसे बात करो, फिर 25 लाख की उनकी फंडिंग उठ गई है। अब वो मैं बाहर हो जाऊंगा तो फंडिंग छीन लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें थी। एक बार मैंने अगर हाँ बोल दी, ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो बहुत कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पे आ रहा था। तो मैंने फाउंडर से सिंपल सा ये सवाल पूछा कि मुझे बस इतना बता दो कि 25 लाख रुपए का तुम क्या करने वाले हो। सिंपल, सही सवाल है। 25 लाख रुपए का तुम करने क्या वाले हो, मतलब क्या अप्रोच किया। नहीं हम ऑफिस बनाएंगे, फिर मैंने कहा ऑफिस तो मिल गया है और सामान भी शिफ्ट हो जाएगा, अब मुझे बताओ करना क्या है। नहीं तुम्हारे पास सब्सक्राइबर डेटाबेस है तो हम तो नहीं, वो करेंगे हम, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा और बहुत सारी चीजें कर लेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ मेरे यूट्यूब चैनल से कितने लोग आ जाएंगे? 400 लोग आ जाएंगे, 500 लोग आ जाएंगे, 5 लाख लोग थोड़ी आएंगे, क्योंकि इतना अप्रोच थोड़ी है। तो करना क्या? तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर भी साइन के लिए रेडी हूं, कुछ फिगर आउट कर लेंगे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने उनसे एक डायरेक्ट सवाल पूछा और ये बहुत ही सही सवाल था। ये दूसरे सवाल के चक्कर में मैंने साइन नहीं किया, मैं कंपनी से बाहर हो गया। उसी में बहस भी हो गई मेरी उसके साथ, फाउंडर के साथ, क्योंकि फाउंडर बहुत मतलब कह सकते हैं कि फाउंडर के साथ काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि शायद मेरी और उनकी पर्सनैलिटी मैच का इशू था। उनकी थिंकिंग अपनी अलग थी, उनको अपनी चलानी होती है, मुझे अपनी चलानी होती है, तो ऐसे में बहुत दिक्कतें होती हैं। मैंने उनसे ये पूछा कि कल को अगर म्यूजिक लेबल आके आपको कॉपीराइट दे देगा आपकी एप्लीकेशन पे कि आप अरिजीत सिंह के गाने यूज़ करके कंपटीशन करवा रहे हो, टी सीरीज़ के गाने यूज़ कर रहे हो, आप सोनी म्यूजिक के गाने यूज़ कर रहे हो, सारे गामा के गाने यूज़ कर रहे हो, आप उसके अगर वो तो दे सकता है ना, फुल राइट है उसके पास देने का, क्योंकि आप उसके गाने यूज़ करके पैसे बना रहे हो। तो आप कैसे उसको टैकल करोगे? इतने में ही मेरी उससे बहस हो गई। तो वो कह रहा नहीं कुछ नहीं होगा। मैंने कहा होगा क्यों नहीं, ऐसे कैसे नहीं होगा। तो मैं बाहर हो गया। वहां से मैंने 2 चीजें सीखी। सबसे पहले तो बिना किसी नॉलेज के किसी भी चीज में कूदना नहीं चाहिए। सिर्फ ये कि पैसा 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 करके नहीं जाना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी पार्टनरशिप में काम मत करो। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, नहीं चलेगी। द मोमेंट मनी कम्स इन, हम 2 साल से काम कर रहे थे, हम 2 साल से, ये दोनों फाउंडर के साथ मैं 2 साल तक टिका रहा और काम करता रहा, रात रात भर 3-3 बजे तक बातें होती थी। और जैसे ही पैसा आया तुरंत लड़ाई चालू। और यही होता है, लोग जिम पार्टनरशिप में खोलते हैं, लोग क्लिनिक खोलते हैं पार्टनरशिप में, लोग कोई भी धंधा चालू करते हैं पार्टनरशिप में। शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है, अरे वाह तुम मेरे दोस्त हो मैं तुम्हारा दोस्त हूं, हम मर जाएंगे एक दूसरे के लिए। जैसे ही पैसा आया दोनों राक्षस बन जाते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो पार्टनरशिप में काम कभी जिंदगी में नहीं कर सकता, कभी जिंदगी में पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकता, मैं करना ही नहीं है। क्योंकि मैं कुछ और बोल रहा होता, वो कुछ और बोल रहा होता, उसी में लड़ाई चल जाती है। कई लोगों की पार्टनरशिप चलती है, मेरी नहीं चल सकती। और बहुत रेयरेस्ट ऑफ, मैं आपको भी बता रहा हूं, आपकी भी नहीं चलेगी। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट किसी की चलती है। अरे यहां लड़का लड़की नहीं पटती, यहां लड़के लड़के की क्या पटेगी आपस में। शादी के पार्टनर आज तो पट नहीं रही है, पैसे आते ही। तो नॉर्मल क्या है, इनसे क्या पटेगी, है ना। तो
एक तो ये चीज सीखी कि पार्टनरशिप में नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज, स्टार्टअप का सच क्या है। स्टार्टअप वाले साले पागल होते हैं, सच बता रहा हूं मैं। इनके पास बस यही एम होता है कि बस फंडिंग उड़ जाए, फंडिंग उड़ जाए, फंडिंग उड़ जाए। उससे क्या करेंगे हम? उससे हम वो पैसा लगा के मार्केटिंग में डालेंगे, मार्केटिंग से फिर सेल आएगा। मान लो 10 लाख की फंडिंग उठाई है तो 20 लाख कर देंगे। अब 20 लाख में 10% उसका भी हो गया। 20 लाख में आपको 10 लाख तो देना ही है इन्वेस्टर को, साथ ही साथ जो 10 लाख का 10% यानी 11 लाख आपको उसको देना है। ठीक है, तो अब आपके पास बचा 9 लाख रुपए। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो प्रॉफिट हो गया, जबकि प्रॉफिट नहीं हुआ है। वो मार्केटिंग का इतना मोटा खर्चा कर देते हैं ये लोग। कितना डाला पूरा इन्होंने? पूरा का पूरा 20 लाख रुपए डाल दिया मार्केटिंग में। अब जैसे ही उसमें 10 लाख रुपए डाल दिया, 10 लाख रुपए मिले थे, उससे 10 लाख रुपए मार्केटिंग में डाला। कौन सी मार्केटिंग है इनके पास? मार्केटिंग का इनको कुछ पता ही नहीं है। वही 2 मार्केटिंग है, अमेजॉन और भुवन बाम को पैसे दे दो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं इसको। आपने देखा होगा मेक जोक ऑफ हो गए या ध्रुव रति हो गए, या इनको देखते हैं ना, कुकू एफएम प्रमोट कर रहे हैं ये सब। तो क्या करते हैं ये जितने भी पेटीएम भी सब, कोई इस समय कोई किसी का प्रॉफिट नहीं है, सब माइनस में चल रही है कंपनी इस समय। ठीक है, पेटीएम हो गया, ओला हो गया, ये सब माइनस में चल रहे हैं। नाइका हो गया, माइनस में चल रहे हैं। मामा अर्थ हो गया, माइनस में चल रहे हैं। ओयो माइनस में चल रहे हैं। ये इतना खतरनाक है। अभी कुछ मामा अर्थ का आपको मैं बताना चाहता हूं। आप कहोगे कि इनकी सेल कितने की हुई? 600 करोड़ की सेल हुई थी। उसमें से 700 करोड़ की तो इनकी सिर्फ जो ये क्या बोलते हैं रेवेन्यू है वो डाला इन्होंने। उसमें इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 700 करोड़ की। तो लोग लगता है अरे 400 करोड़ की सेल हो गई। भैया 300 करोड़ बीच में कहां गए? नुकसान हो गया। तो शुरू में जोमैटो क्या करता है? जैसे जोमैटो है, जोमैटो क्या करेगा? 150 रुपए का फ्री भी दे दिया। स्विगी पे कोई भी कस्टमर आता है तो उसको तुरंत वो फ्री भी देता है कि आपको माइनस इतना ऑफ दे दिया, इतना ऑफ दे दिया। आदमी कहता है मजा आ गया यार, तो बिल्कुल फ्री में खाना आ गया, 50 रुपए में खाना आ गया 200 रुपए का। शुरू में आपको लगता है। तो वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा वही स्टार्टअप से आता है। फिर ये धीरे धीरे करते करते इनका प्रॉफिट आता ही नहीं है। 10 साल तक, 12 साल तक इनका प्रॉफिट ही नहीं आता है। ठीक है, ये सारी कंपनी इस समय माइनस में चल रही है, सारी कंपनी। और सुनिए, 10 से 5 की जो जॉब है वो एक नॉर्मल आदमी करता है। इन लोग को 18 घंटे जॉब करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। इनके ऊपर इन्वेस्टर का प्रेशर होता है, भाई हमने पैसे लगाए, हमको रिपोर्ट दो, मंथली रिपोर्ट दो, मंथली रिपोर्ट दो, मंथली रिपोर्ट दो, वीकली रिपोर्ट दो। मुझे कहां है पैसा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा। आपको जितना भी ये लोग लगाते हैं, मान लो 10 लाख दिया, 10 लाख रुपए इन्होंने लगाए, ध्यान देना, 10 लाख रुपए इन्होंने लगाए और 20 लाख कमा लिए। अब आप कहोगे अरे 10 लाख को तो प्रॉफिट हो गया। नहीं, उसमें से ये 20 लाख रुपए तब कमा रहे हैं जब ये 30 लाख की मार्केटिंग खर्च कर रहे हैं। 30 लाख रुपए मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं। ये समझ लीजिए, ये जो इनका प्रॉफिट आता है पूरा का पूरा, ये प्रॉफिट आता ही ऐसे है कि ये मार्केटिंग करते हैं, उससे पैसा आता है, लेकिन उनका जो कॉस्ट है, कंपनी का कॉस्ट, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो माइनस में चला जाता है सीधा का सीधा। भाई इनके पास खुद के भी 10 लाख, मान लो 30 लाख रुपए टोटल लगाए, 10 लाख उसमें इन्वेस्टर के थे, 20 लाख मेरे पर्सनल थे। ठीक है, मैंने लगाना है। 20 लाख मेरे पर्सनल थे, 10 लाख इन्वेस्टर के थे। अब 11 लाख तो सीधा मुझे इन्वेस्टर को देने हैं जब पैसा आ जाएगा तो। ठीक है, या जो भी है, मतलब 20 एक मार्जिन मान लो, कुछ भी जो भी। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सारा का सारा जितना मैंने स्टडी किया है, स्टार्टअप को लेके बड़ा एक क्रेज होता है। स्टार्टअप में बहुत लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं आता। ये सिर्फ इन्वेस्टर से पैसा लेते जाते हैं और मार्केटिंग में फूकते जाते हैं, कंटिन्यूटी नहीं है कोई। इसलिए आप देखोगे ओला के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, फिर ये आईपीओ चले जाते हैं, मतलब शेयर मार्केट में पैसा डाल देते हैं। शेयर मार्केट में इनको अपनी कंपनी रजिस्टर करानी होती है, फिर ये सोचते हैं कि वहां कस्टमर से कमाएंगे, फिर कस्टमर शेयर खरीद लेता है, कस्टमर का नुकसान हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं स्टार्टअप के शेयर कभी नहीं खरीदने चाहिए। बट ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा। आपको अगर मैं एक जनरल बात बोलूं, इतनी बात बस समझ लो कि इन्वेस्टर से आपने पैसा लिया,
और उसके बाद जो पैसा है उसको आपने मार्केटिंग में डाला, जो रेवेन्यू आया है वो माइनस में आया है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ही इतनी सारी हो गई है। आपको इन्वेस्टर के भी तो पैसे देने हैं। तो मुझे ये बता दो, अब मुझे एक बात का जवाब दो, स्टार्टअप को मारो गोली। तुमको आज एक आइडिया है तुम्हारे पास, तुमने कहा मुझे ये करना है, तुम जाओगे ना, तुमको एक अठन्नी कोई नहीं देगा, अठन्नी नहीं देगा कोई, अठन्नी। चाहे तुमने सेल्स भी कर ली हो तब भी तुमको बहुत मुश्किल से कोई एक इन्वेस्टर मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टर पता है कब आता है? जब आप एकदम से आप तब मतलब 40-50 लाख आप दिखा पा रहे हो कुछ बहुत मोटा, तब वहां पे जैसे शार्क टैंक में आपने देखा होगा कि वो सीधा पूछते सेल कितनी थी लास्ट मंथ, उससे पहले कितनी थी, उससे पहले कितनी थी। ठीक है, अब इन्वेस्टर्स का भी एक सीन समझ लो, ये 10 कंपनी में पैसा डालते हैं, उसमें से 8 कंपनी डूब जाती है और 2 कंपनी इनका जो 10 लाख रुपए है वो 10 से 30 कर देती है। ठीक है, तो ये 8 कंपनी डुबा देते हैं ये लोग। 8 कंपनी को मतलब डुबाते ये लोग नहीं है, मतलब 8 कंपनी का डुबो की 77 से 77% स्टार्टअप जो है वो सक्सेसफुल है। सॉरी, वो सक्सेसफुल नहीं है, वो प्रॉफिटेबल है ही नहीं, वो अभी भी कर्जे में है, अभी भी उनको चुकाना ही चुकाना है, वो अपना पुराना जो लिया दिया है उसको चुकाने में चले जाते हैं। तो ये सब मारो गोली, इस सबको गोली मार दो। मुझे ये बताओ, एक मिडिल क्लास आदमी है, उसके पास 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है, अब मुझे ये बताओ वो 2 लाख रुपए कहां से डालेगा, कहां से वो उसमें से कहां वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टर को कैसे लाएगा? मुझे इतना बता दो कि तुम कैसे करोगे। फालतू की बातें मत करो कि इतना लगा दो इतना आ जाएगा। अरे 2 लाख रुपए पड़े हैं मेरे पास, मुझे वहां से बताओ। बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं इसको। बूट स्ट्रैपिंग मतलब होता है खुद से स्टार्ट करना। अब मुझे बताओ, ये बिजनेस है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, ये नहीं कि आपने कुछ पैसे आए 1 करोड़ रुपए, उसमें से 5 लाख रुपए आपने भुवन माम को दे दिया, वहां से उसने कुछ ऐड कर दिया तो उससे आपके कुछ सेल आ गई, फिर उससे जो पैसा आया फिर उसमें से कुछ इन्वेस्टर को दिया, फिर आपने दूसरे इन्वेस्टर को अप्रोच किया, उससे कुछ निकाला। यही करते रहते हैं लोग और 10 साल 11 साल बाद जाके इनके पास प्रॉफिट आता है। ठीक है, वो भी जरूरी नहीं है, 77% चांस है नहीं आएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, डूब जाएगी, इन्वेस्टर का पैसा डूबेगा, सबका पैसा डूबेगा। ये प्रॉब्लम है। अब मुझे ये बता दो कि स्टार्टअप अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास जो सीड कैपिटल है उसको आप ऐसा कैसे यूज करोगे? आपके पास 2 लाख रुपए हैं, अब उस 2 लाख से अपनी कंपनी को तुम ग्रो कैसे करोगे? तुम्हारा प्रोडक्ट रेडी है, तुम्हारी सर्विसेज रेडी हैं, अब मुझे बता दो। यहां से तुम बताना स्टार्ट करो मुझे। फालतू की बातें मत करो कि यहां इन्वेस्टर के पास चले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम इतना उठा लेंगे, उतना उठा लेंगे। मुझे इतना बताओ, 2 लाख रुपए तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, उसको सिंपली तुम कैसे करोगे? कुछ नहीं करता, बस आइडिया अच्छा है, लैविश लाइफ चाहिए भैया। कोई लैविश लाइफ नहीं होती है किसी बिजनेसमैन की, उसकी हालत खराब हो जाती है। इन्वेस्टर को पैसा दिए 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 दिए, इन्वेस्टर डंडा कर रहा होता है पीछे से, ऊपर से कस्टमर अलग डंडे कर रहे हैं, उनके पास कंप्लेन्स आ रही हैं, भाई ये फ्लिपकार्ट 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान माइनस में इस समय फ्लिपकार्ट इस समय। अमेजॉन इस समय सक्सेसफुल है, अमेजॉन प्रॉफिट में, क्योंकि वो लोग दिमाग से काम करते हैं। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को सुनने वाला है ही नहीं। सुन लो ध्यान से, किसी भी इंडियन एंटरप्रेन्योर को नहीं सुनना है। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता बिजनेस के बारे में, इनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ नहीं पता, नाटक करते हैं। 600 करोड़ की ये उठा ली, ये उठा लिया, ये उठा लिया, वो उठा लिया। अरे भैया प्रॉफिट बताओ चुपचाप, प्रॉफिट कितना आ रहा है? सिंपल सा प्रॉफिट बताइए आप मुझे, कितना आ रहा है। आप ये मत बताइए कि 600 करोड़ रुपए उठा लिए, फंडिंग मिल गई, ये मिल गई। उसका करोगे क्या फंडिंग का? और पुराने कितनी कॉस्ट, कितना माइनस में हो वो भी तो देखो। इंडियन एंटरप्रेन्योर की ना कोई बुक मिलेगी आपको, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई बुक लिखता है कैसे करना। आप देख रहे अंबानी ने बुक लिखी है कि वो कोई बुक नहीं लिखी। और लिखेंगे भी तो आइडिया अच्छा है, इन्वेस्टर के पास जाके पिच करो, वहां से पैसा मिलेगा। अरे बेवकूफ हो क्या? कहां मिल रहा है इन्वेस्टर भैया? एक मिडिल क्लास आदमी कैसे जाएगा जिसके पास 2-3 लाख रुपए पड़ा हुआ है? फालतू की बातें मत करो, रियलिस्टिक बातें करो। इन्वेस्टर के पास चले जाओ, फंडिंग उठा लेंगे, फंडिंग मिल जाएगी, अब क्या करोगे? अच्छा बताओ। तुमको मैं 25 लाख छोड़ो, तुम 100 रुपए भी मैं दे रहा हूं, तुम मुझे 100 रुपए का 200 करके दिखाओ अभी इसी वक्त, कैसे करोगे? कुछ आइडिया नहीं है।
कर लेंगे कर लेंगे, ये भुवन बाम को खिला दो, आशीष चंचलानी को दे देंगे, उससे सेल। ये सब बेवकूफियत वाली मार्केटिंग है। ये तो कुछ भी कर लेगा। आप मेरे को 100 करोड़ रुपए दो, ठीक है, और मैं सबको पैसा बांटूंगा, और मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं उससे बिकवा दूंगा उनका ट्रस्ट यूज करके। कुकू एफएम बिकवा दूंगा मैं, फट से कुकू एफएम बिक जाएगी तुरंत। इनड्राइव क्या कर रहा है? कस्टमर इकट्ठा कर रहा है। कुकू एफएम क्या कर रहा है? कस्टमर इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, ये लोग अगर अगर कस्टमर ने कंटिन्यूटी में गया, कस्टमर कंटिन्यूटी का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? एक बार खरीदने से कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता है, 2 बार खरीदने से फायदा नहीं होता। जब एक कस्टमर रिपीटेडली बार बार खरीदता है, बार बार वो ऑडियो बुक्स खरीद रहा है, बार बार वो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, बार बार वो, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स का डीओ है या डेनवर है या लक्स है, बार बार वो खरीद रहा है, बार बार वो खरीद रहा है, तब होता है मजा आता है। तब आप फायदे में आते हो कि हाँ आप कंटिन्यू। एक बार 2 बार खरीदने से कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं 1 करोड़ रुपए आ जाए मेरे पास, क्या करेगा भाई 1 करोड़ रुपए का? गाड़ी खरीदनी है, अच्छा चल कितने की? वो भैया वो खरीदनी है XUV 700, चल 30 लाख की हो गई, हटाओ। चलो 25 लाख की, हटाओ, साइड करो, 25 लाख रुपए। अब क्या? अरे सर वो घर खरीदना है, अच्छा कितने का खरीदो? 50 लाख का तो सर होना चाहिए, आजकल तो घर 50 लाख में जमीन आते। चलो 50 लाख, कितने रुपए? 75 लाख हो गए, कितने बचे? 25 लाख रुपए। अच्छा अब क्या खरीदना है? अरे सर वो ये क्या बोलते हैं, बीवी को सपने पूरे कराने, दुबई ले जाना है, यहाँ ले जाना है, तो चलो ठीक 5 लाख रुपए हटा दिए, हटा गए। अब कितने बचे? 20 लाख रुपए। और क्या करना है? अरे सर कुछ सेविंग में डालने, कुछ सेविंग में डालने। अच्छा ठीक है, चल कितने सेविंग डालने? 5 लाख तो सेविंग में डाल ही दो, FD बना दो, 5 लाख की FD बांध दो, या 10 लाख की FD बांध दो, बांध दिए, चलो 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए बचा क्या करेगा? सर वो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने हैं, या फिर कुछ भी सर देख लेंगे, कुछ पता नहीं सर, अभी आइडिया नहीं है, अभी तो यही सपने, कार खरीदनी है और गाड़ी खरीदनी है। और क्या करना है सर? अच्छा चल ठीक है, तूने कुछ 10 लाख का तुमने क्या खरीद लिया? लेट से चलो तुमने 10 लाख का तुमने एक बाइक खरीद ली, ठीक है, तुमने कहा कि सुपर बाइक का सपना, तो सुपर बाइक का सपना पूरा हो गया, ठीक है। अब कितने पैसे बचे? 10 लाख की FD बची है। अभी आपके पास 0 इनकम है, ठीक है। अब क्या है, अगले महीने आपको EMI देनी है, या नहीं भी देनी, चलो चलो बिजली का खर्चा है, घर का खर्चा है। आदत पड़ गई ना तुम्हारी, आदत पड़ गई, XUV 700 में घूमने की आदत पड़ गई है अब तुम्हारी। तो अब पेट्रोल, अब तुम बाइक से तो घूमोगे नहीं, अब मेट्रो से तो तुम घूमोगे नहीं, अब तुमको पेट्रोल भी जाना पड़ेगा। तो 10 लाख रुपए जो FD है उसको कब तक तुड़वाओगे तुम? अगले 2 महीने में, 3 महीने में FD टूट गई, FD टूट गई। अब वो 10 लाख रुपए डिटोरिएट होते 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 1 साल में तुमने पूरे 1 करोड़ रुपए खत्म कर दिए। अब बताओ अब क्या करोगे? घर बेच देंगे, बेच दो, रेंट पे आ गए, चलो 1 साल उसमें निकल गया, वो भी सब पैसे खत्म। कार बेच दी, वापस बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन। ये है करोड़पति बनने की औकात। कभी सोचते हो तुम लोग बैठ के ये चीजें? 1 करोड़ रुपए आ जाए सर, ये जिस आदमी के अंदर काबिलियत नहीं है ना, वो आदमी के पास तुम 10 करोड़ रुपए दे दोगे, वापस 0 हो जाएगा, होना ही है। अब 1 करोड़ रुपए जब आ गए, तो उसमें से तुम्हें सिर्फ अगर 250 रुपए की बुक खरीद लेते और अपनी स्किल्स पे काम करते, अपने आप को और मजबूत बनाते, अपने आप को काबिल बनाते, ऐसी ऐसी चीजों में लगाते जो लोगों को नहीं पता है, जैसे ब्लू ओशन क्या होता है, रेड ओशन क्या होता है, और मान लो बहुत सारी और भी चीजें हैं, बिजनेस फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उसमें लगाते, तो क्या होता? आज तुम उस नॉलेज से पैसा कमाते। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने डिजायर पूरे किए अपने, तुम्हारे डिजायर इतने हवा लोगों के अंदर, सब बिक गया, बर्बाद हो गए। फिर जाएंगे इन्वेस्टर के पास, कहेंगे सर इन्वेस्टर से फंडिंग उठवा दो। फंडिंग मिल गई, अब क्या करोगे? पता नहीं। और फंडिंग में उठाने के बाद जो माइनस हो गया, वो क्या करोगे? उस माइनस को कैसे भरपाई करोगे? कुछ पता नहीं, आइडिया ही नहीं है किसी चीज का। नहीं है भैया। तो अब सवाल आता है कि करें क्या,
है ना? यहां तक तो क्लियर हो गया। तो स्टार्टअप का मतलब पहले समझ लो क्या होता है, या स्टार्टअप नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में डिफरेंस क्या है। जब तुम कुछ इनोवेटिव कर रहे हो जो कि नहीं आया हुआ है पहले से, जैसे ओला, ये एक इनोवेशन है, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा। ठीक है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस मतलब क्या? ट्रेडिशनल चीजें को, जैसे एमबीए चाय वाला, ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, फ्रेंचाइजी बेच बेच के पैसे कमाएंगे। अब देखो कितने लोग इतने कंप्लेन कर रहे हैं उनको लेके, क्यों? क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है। कस्टमर कौन है? वही तो है जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। वो बेचारे फ्रेंचाइजी ले लेते हैं ये सोच के कि हम अपनी चाय बेचेंगे, और उनको घंटा कोई नॉलेज है नहीं किसी चीज की, किसी चीज की नॉलेज है नहीं। इससे अच्छा तो 2 करोड़ रुपए का ठेके का वो लेते, ठेके का यानी दारू का वो लेते, और एक लाइसेंस लेते और दारू खोल लेते। 1 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए में आपकी दारू की दुकान चालू है। दारू की दुकान अगर आपने खोल दी ना ऐसी जगह जहां पे आसपास 1 या 2 दारू की दुकानें हैं, ज्यादा नहीं है, वो हमेशा चलने ही वाली है, हमेशा चलेगी वो। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है, 100% दारू की दुकानें, जैसे आपने अल्कोहल शॉप खोली या लीकर शॉप खोली, तो 1-2 साल में ऑटोमेटिकली आसपास भी आपके लोग बियर शॉप खोल लेंगे, फिर सामने कोई आएगा, कोई वाइन शॉप खोल लेगा। तो अब सवाल ये आता है कि आप कैसे compete करोगे इनसे, कंपटीशन में compete कैसे करते हैं? तो ये भी चीज लोगों को नहीं क्लियर है कि ब्लू ओशन क्या होता है, पर्पल ओशियन क्या होता है, लोगों को नहीं पता। ठीक है, मैंने सिंपल सा काम किया। मुझे शुरू से क्लियर था कि मेरा प्रोडक्ट है वो है सिंगिंग या म्यूजिक प्रोडक्शन। ठीक है, प्लेबैक सिंगिंग निकल चुका था, सब कुछ निकल चुका है। 2020 में मैंने गूगल एड सीखे, और डिजिटल मार्केटिंग सीखी, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग सीखी, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग सीखना चालू कर दिया। एंड मैंने एड रन किया, कीवर्ड सीखा, वेबसाइट बनाना सीखा। ठीक है, सब कुछ सीखा। वर्डप्रेस में इतना कोई मुश्किल नहीं है, वर्डप्रेस से बना सकते हो आराम से। सब कुछ सीखने के बाद मैंने चुपचाप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चालू कर दिया कीवर्ड्स के ऊपर, और फाइनली मेरे पास लीड्स आने लगी। वो लीड में कन्वर्ट करने लगा। कन्वर्ट करना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि इतने सारे लोग के पास आ रहे हैं, तो आप कोई क्यों चूज़ करें? तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बतानी होती है कस्टमर को, इस तरीके से अप्रोच करना होता है कि उनको लगे कि हाँ ये बंदा अच्छा है, इसी के साथ काम करना है। कई लोग डिस्काउंट दे देते हैं, डिस्काउंट नहीं देना होता है। तो क्या आप ऐसा नया कर रहे हो, और उस चीज, उस नएपन की क्या ऐसी तलाश है जिसकी वजह से आपको चूज करेगा कस्टमर? ठीक है, ऐसा नहीं है, नयापन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ क्या है कि जैसे मैं इंटरेक्ट भी करता हूं, जब मैं शोज करने जाता हूं, लाइव बैंड करने जाता हूं, तो मैं इंटरेक्ट करता हूं लोगों के साथ। तो मैंने साफ साफ बोल दिया कि मैं इंटरेक्ट भी करता हूं, मैं जोक क्रैक करता हूं, मैं लोगों को नचाता भी हूं। तो लोग ज्यादातर में क्या करते हैं कि वो मेरे साथ लोग चूज कर लेते हैं मेरे को। लेकिन आज भी मेरा लाइव बैंड ऐसा कोई लाइव बैंड नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स लाइव बैंड है। हम भी वही कवर सॉन्ग गाने गा रहे हैं, और हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी के दिल्ली वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन आज भी हम कोई करोड़पति नहीं हो गए हैं, लखपति नहीं हो गए हैं। हम कमा रहे हैं, ठीक ठाक कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना हम सोच के आए थे। ठीक है, और मैं साफ साफ बोल रहा हूं एज अ फाउंडर अपने बैंड का और अपनी कंपनी का। मेरे बैंड का नाम शस्त्र बैंड है। ठीक है, एज अ फाउंडर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा बैंड कोई स्पेशल बैंड नहीं है कुछ कोई। ठीक है, तो आप कहोगे कि आपका फायदा हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई फायदा नहीं हो जाएगा कि एकदम से भैया डिमांड बढ़ गई और पता नहीं, ये सब है ना। तो एक बैंड बिस्मिल बैंड नाम है, दिल्ली में काफी फेमस है। अब ये जो बिस्मिल बैंड है ये कव्वाल बैंड है। अब कव्वाली बैंड जो है वो थोड़े कम मिलते हैं, जल्दी मिलते नहीं है, तो इनको रेगुलर शोज मिलते हैं, रेगुलर शोज मिल रहे हैं इनको, अच्छे खासे शोज मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपके अंदर ऐसा क्या डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर है? नंबर 1। नंबर 2, ये सब की फैक्टर तो आपका बाद में आएगा। कस्टमर से बात करने के लिए कस्टमर तो होना चाहिए पहले।
ये आप टीवी पे थोड़ी एडवर्टाइजमेंट डालोगे कि हम देखो हम इस तरीके के बैंड हैं, या हम ये स्पेशलाइज कर रहे हैं, हम ये स्पेशल कर रहे हैं। भैया कम्युनिकेट करने के लिए ऑडियंस भी तो बिल्ड करनी पड़ेगी। कैसे बिल्ड करोगे ऑडियंस? और मान लो अगर तुमने 100 रुपए आज डाले तो कल 200 कैसे बनाओगे? 100 के 200 कैसे करोगे? समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। 10 साल बाद नहीं करना है 100 के 200, अभी करना है। इसको बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। और यहीं पे फनल्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को पता ही नहीं है। फनल्स क्या कर सकता है आपके साथ। रसल ब्रंसन को सुनना चालू करो, .com सीक्रेट्स पढ़ो, उसमें आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्या किस तरीके से चीजें होती हैं। अगर आपको सिंगिंग करनी है, आपको कुछ भी करना है, अरे ठेले से कुछ भी करना है यार। ये पता नहीं क्यों पगलाए हुए हो तुम लोग कि हमारा तो ये, हम तो सिंगिंग करते हैं तो हमें मार्केटिंग की क्या जरूरत है? अरे भैया सबको मार्केटिंग की जरूरत है। हम तो डॉक्टर हैं, हम तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमें क्या जरूरत? अरे भैया सबको जरूरत है। जब तक आप ये बोल रहे हो अपने घर में बैठ के गाना गा रहा हूं, तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे ही आप कहते हो कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो यू आर ऑन प्लैनेट मार्केटिंग, यू आर नॉट ऑन प्लैनेट सिंगिंग और प्लैनेट डॉक्टरी और प्लैनेट कारपेंट्री, प्लम्बरी। अलग अलग प्लैनेट है, सब अलग अलग प्लैनेट से आ रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग का प्लैनेट एक ही है। तो जब मार्केटिंग के प्लैनेट पे तुम आते हो, जब तुम ये कहते हो कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो तुम मार्केटिंग के प्लैनेट पे आ गए। मार्केटिंग के प्लैनेट में जब भी तुम आ रहे हो, तुम्हें इस प्लैनेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। और वही प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं यार हमारा मन नहीं कर रहा सर, हमारा मन नहीं कर रहा है। हमारा मन पता है क्या करता है सर? मेरा मन करता है मैं बस काम करूं अपना, चाहे वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, कारपेंट्री हो, या डॉक्टरी हो, या फिजियोथेरेपी हो, कुछ भी हो सर मार्केटिंग की बातें मत करो हमसे सर हम कर नहीं पाएंगे। इसको राग द्वेष बोलते हैं। यही चीज मेरे साथ भी हो रही थी 2020 में। 2020 में यही चीज मेरे साथ भी हो रही थी। बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन फाइनली मैंने अपने संगीत के प्यार के चक्कर में, कि मैं इन लोमड़ी और सियार और लकड़बग्घों के बीच में नहीं जाना चाहता हूं। ये सब सियार हैं, भेड़िए हैं, ये लोग भेड़िए, ये बॉलीवुड वाले। आप कभी घुस के देखो, हर तरफ से आपका उत्पीड़न करने के लिए लोग चले आएंगे। आपका सपना है, ये सपने को पूरा करने के लिए लड़कियां क्या क्या नहीं कर रही हैं। एक से एक सुंदर सुंदर लड़कियां, बड़े घरों की लड़कियां ऐसी ऐसी चीजें करती हैं वहां पे जाके। कौन करा रहा है? इनका डिजायर, इनका अपना डिजायर करा रहा है। अब तो बाहर आने लगा है। यही चीज मैं 2016 में बोलता था, लोग मेरे को उल्टा सीधा बोलते थे आके यूट्यूब पे, कहते थे आपको नहीं पता, तुम बेवकूफ हो। अब बाहर आ गया टीवी पे, मर्डर होने लगे, तो लोग अरे ये क्या हो गया यार, ये तो बॉलीवुड तो बड़ा खराब है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन वहां पे ना अब फैल गया है ज्यादा। वहां पे अगर कोई नया बंदा गुजरा है तो उसको काम नहीं मिलेगा, और काम अगर मिल भी गया तो तुम कंटिन्यूटी क्यों नहीं सोचते हो? तुम कंटिन्यूटी की बात करो मेरे से, कि अगर तुमको एक गाना मिल भी गया तो तुम आगे की बातें करो, दुनिया की फालतू की बातें मत करो मेरे से, ठीक है? तो अपने बल पे कुछ स्टार्ट करो। म्यूजिक से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। हाउस पार्टीज होती हैं यहाँ पे दिल्ली में, उसमें एक बार 1 घंटे का गाने का सिर्फ 10-10 हजार रुपये मिलता है। 10-10 हजार रुपये 1 घंटे का गाने का, सिर्फ 2 घंटे गाने का, ठीक है? सोचो, दिन के अगर आप 7 कर लोगे, 70 हजार रुपये हफ्ता हो गया आपका, ठीक है? उसके बाद फिर बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, जैसे कि हैप्पी बर्थडे विश करना है, तो ऑनलाइन हैप्पी बर्थडे विश करने का भी काफी अच्छा प्रचलन चल रहा है इस समय। सोचिए आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको यूनिक गिफ्ट देना है कोई, तो आपने मेरे को कॉल किया कि सर हम आपको 5,000 रुपये दे रहे हैं, बस 5 मिनट के लिए प्लीज गा दो। और मैं आप 12 बजा आपकी गर्लफ्रेंड के सामने आया और उसने टक 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 टक, और वो खुश भी हो गई क्योंकि उसको एकदम से एक नया गाना मिला, और मतलब एक नया कुछ गिफ्ट मिला। तो लोग करते हैं।
हैप्पी बर्थडे कई मैंने लंदन वंडन में काफ़ी फेमस है, लंदन वंडन में भी मैंने काफ़ी किया। लेकिन ये सब कुछ तो ठीक है, मार्केटिंग मेन है। और मार्केटिंग पता है ये लोग कैसे काम करते हैं, ये जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, ये लोग मार्केटिंग का मतलब ये लोग समझते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है? अमेजॉन पे लिस्टिंग कर दो, उसमें कुछ आने वाला नहीं है, उसमें ऐसी कोई सेल नहीं आएगी आपके पास, इतनी कोई सेल नहीं आ जाएगी आप करोड़पति बन जाओगे, ठीक है। उसमें भी आपने स्पॉन्सर्ड ऐड चला दिया अमेजॉन में, उसमें भी ऐसा कोई खास नहीं आ जाएगा, क्योंकि आपको देखते देखते कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा। ये तो वही बात हो गई, आपने दारू की दुकान खोली, फिर एक और दारू की दुकान खोली, एक और दारू की दुकान, एक और दारू की दुकान। अब मुझे ये बताओ, एक जगह पे जहां पे 40 मेडिकल स्टोर हैं, 40 जनरल स्टोर हैं और 40 दारू की दुकान है, अब तुम मुझे इतना बता दो कि उसमें तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे, उनसे कैसे लड़ोगे तुम, मुझे ये बता दो। तो यहां पे कहां पे, यहां पे आपको कुछ पता ही नहीं है, यहां पे आपको ये नहीं पता ब्लू ओशन क्या होता है। यहां पे नॉलेज काम आती है। एक बार अभी बीच में मेरे पास एक कस्टमर क्वेरी आई व्हाट्सएप पे, वो कहते हैं हमें ना लाइव बैंड की परफॉर्मेंस करानी है। तो मैंने उनको एक प्राइस बताया, तो कहते हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो कम कर लो। मैंने बात किया सर कम तो नहीं हो सकता? कह रहे नहीं इतना तो नहीं कर दूंगा, इतना तो नहीं हो पाएगा, हम ना हमारा इतना बजट ही नहीं है। मैंने कहा एक काम करते हैं सर, आप कम मत करो, आप मेरे से आधे घंटे ज़्यादा करवा लेना। कहते हैं नहीं नहीं यार तो उतना नहीं हो पाया। मैंने कहा अच्छा एक काम करता हूँ, मैं सर आपके एक और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऐड कर दूंगा आपके लिए, और बताओ। कहते सच में? मैंने कहा हाँ सच में। कहते ठीक है, डन 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 डन। अब आप कहोगे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का कॉस्ट भी देना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का कॉस्ट इतना है ही नहीं। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को मान लो अगर एक पैसा दिया, मान लो 3,000 रुपये दिए और ऊपर से मैं 2,000 अलग कमा रहा हूं, तो क्या फर्क है? तो इसको, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं जो वैल्यू परसेप्शन है पैसे को लेके, एक वैल्यू मीटर होता है। आपने बोला इतना पैसा है, आप पहले से सोच के आते हो, एक पहले से ही वैल्यू मीटर होता है माइंड में, या परसेप्शन ऑफ वैल्यू होता है कि जो प्राइस है उसमें ऑलरेडी माइंड में सेट होता है कि इतना इस प्राइस का। लेकिन आप जब उसको बढ़ा देते हो, वैल्यू बढ़ा देते हो आप, तो प्राइस कम लगने लगता है। तो अगर आप उसी प्राइस पे 10 गुना कुछ करो, उसी प्राइस पे 10 गुना डिलीवर करो, 10 गुना उसी प्राइस का, जिसमें आपकी भी कॉस्टिंग इतनी नहीं लग रही है, लेकिन कस्टमर को लग रहा है अरे तो बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, तब वो आदमी कहता है हाँ तो इसको नेगोशिएट करना है, तो आपको डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं, फिर आप ये कर सकते हो। कमाल की बात हो गई। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि अगर आप दारू की दुकान खोले हो तो आप साइड में आइस बेचना चालू कर दो ना। कह दो सर हमारे यहां अगर आप दारू लोगे ना तो हम आपको बर्फ भी देंगे फ्री में। कह गए यार ये तो बात सही है, क्या बर्फ भी मिलती है? फिर अगल बगल वाले कुछ 6-7 महीने देखेंगे, वो भी बर्फ ले आएंगे, ठीक है। या ज्यादातर तो नहीं लाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन कुछ लोग होंगे जो ले आएंगे बर्फ, 6-7-8 महीने बाद बर्फ ले आएंगे वो। तब तक आप कुछ ऐसा दिमाग लगा सकते हो कि आपकी बर्फ की कॉस्टिंग बहुत नीचे हो जाए। मतलब आपको बर्फ यानी जो आइस है, बर्फ जो है, उसको जमाने का कितना कुछ नहीं लगता, एक फ्रिज ही रखना है बस, और खुद ही प्रोडक्शन चालू करनी है और अब बर्फ बेचना है। आप ग्लास बेच सकते हो, ठीक है, आप फ्री चकना दे सकते हो, ठीक है, साइड में। आप कहोगे ये सब तो महंगा पड़ेगा, कुछ महंगा नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ महंगा नहीं पड़ेगा। जब सेल ज्यादा हो जाती है ना तब कुछ महंगा नहीं पड़ता है। फिर धीरे धीरे आप अपना चकना बना सकते हो, अपना स्पेशलाइज चकना बना सकते हो कि यार ये चकना ना सिर्फ वहीं मिलता है, और ये चकना अलग चकना है। जैसे घर में पकौड़े मिलते हैं या मम्मियां कुछ ऐसा बनाती हैं, जैसे कुछ चाट बनाती हैं, कुछ ऐसा बनाती हैं, आप वो दे सकते हो जिससे वो कॉपीएबल नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट कैसे कॉपी करोगे, रेसिपी तो है ही नहीं आपके पास। आप एक ऐसा चकना दे सकते हो, ऐसा कुछ इन्वेंट कर सकते हो फ्री में उसी प्राइस पे। 250 रुपए की ब्लेंडर स्प्राइट है तो 250 रुपए की ब्लेंडर स्प्राइट पे ही
आपको एक ऐसा चकना मिलेगा जो खा लोगे आप नीचे गिर जाओगे। अब क्या हुआ, बाप रे बाप, एक तरफ आप बर्फ दे रहे हो, उसमें आपकी कोई कॉस्टिंग नहीं जा रही। आपने एक आदमी लगा दिया है, 2-3 आदमी लगा दिए हैं, एक फ्रिज तो होगा ही आपके पास, वो ले लिया है, और ट्रे ले ली है, उसमें बर्फ जमा के फ्रेश वाटर आइस है वो, लिख दो वहां पे फ्रेश वाटर आइस फ्री, बोर्ड लगा दो कि हमारे यहां लोगे तो फ्रेश वाटर आइस है, बाकी जब साले कूड़ा पानी एकदम गंदा होता है, हमारा साफ होता है एकदम पानी। आपको ऐसे, अब आप कहोगे कि आपने आइजी क्यों चुना, आपने चकनाई क्यों चुना? क्योंकि दारू लेने के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम को एज अ बोनस आप यूज कर सकते हो। जैसे मोबाइल लेने के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो प्रॉब्लम क्या है? चार्जर नहीं है, कंपनी कहती है हमसे चार्जर ले लो। हेडफोन नहीं है, हमसे ले लो। सर्विस कौन कराएगा? हमसे ले लो। तो हम बोनस दे रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा चखना जो कॉपी नहीं हो सकता जल्दी, क्योंकि रेसिपी नहीं है। एक बार अगर स्वाद लग गया उस चखने का तो हो गया। अब आदमी दूर से आएगा 20 किलोमीटर से, या 20 भी चलो ज्यादा हो गया, 5 किलोमीटर से आएगा आदमी, कहेगा भैया उन्हीं क्या लेने, पार्थ की अल्कोहल शॉप पे लेना, पार्थ की अल्कोहल शॉप है वहीं लेंगे। आदमी वहीं से आएगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है जो अलग हो और वैल्यूएबल भी हो और कॉपीएबल भी ना हो जल्दी से, क्योंकि बर्फ कॉपीएबल है, फ्रिज लगाना ये लगाना, कुछ ऐसा करो जो कॉपीएबल। चकना दे दिया, ऐसा चकना बना रहे हैं कि वो चकना आपने खा लिया तो भैया आप मस्त है मतलब। और दारू को कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, ये नहीं कि दाल चावल बेच रहे हो साथ में, चकना है तो चकना है, घर का बनाया वो चकना आपने दे दिया, साथ में एक रसोई लगा दी, वो रसोई बनाती है चकना अपना, रेसिपी नहीं बताना किसी को, टक 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 टक, हो गया काम, मामला सही हो गया। अगर मैं अपना मोबाइल बेच रहा हूं, मेरा 10,000 रुपए का फोन है, ठीक है, लेट से आपको बेचूंगा, आप कहोगे कितने? आप 3,000 रुपए, चलो ठीक है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आप क्या करते हो? सिंगर हो सर, सिंगर। इसमें सोनू निगम का नंबर है, इसमें अरिजीत सिंह का नंबर है, इसमें सोनू निगम के लेसन्स हैं, एकेडमी पूरी की पूरी सोनू निगम की, अरिजीत सिंह की एकेडमी है इसी में, मतलब उन्होंने पूरे रिकॉर्डेड टिप्स दे रखे हैं, इसमें वीडियोस हैं इस फोन में। इसमें श्रेया घोषाल का नंबर है, ठीक है, इसमें सबका नंबर है, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं सबको जानते हो, सबका नंबर है, प्रीतम का, ए आर रहमान के लेसन्स भी हैं सब। ये फोन मैं बेचूंगा 2 लाख रुपए का, और वही फोन मैं 2 लाख का बेच दूंगा, सेम फोन। सिर्फ किस बात पे? कि वैल्यू बढ़ा दी। इसको बोलते हैं परसेप्शन ऑफ द वैल्यू। वैल्यू परसेप्शन, प्राइस से 50 गुना कर दो तो 50 गुना महंगा बिकेगा। वहीं अगर आपने कहा कि ये बॉलीवुड की कोई हीरोइन है, उसका पॉन पड़ी है इसमें, तो वो 20 लाख का बिकेगा फिर वो फोन। और वो पॉन कहीं नहीं है, वो पॉन सिर्फ इसी फोन में है। बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, जिससे आपके माइंड में लगे यार ये तो बात सही है यार, मजा आ गया। है ना? तो फिर सवाल आता है कि एक और सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट लोग पूछते हैं कि भैया आईफोन इतना महंगा क्यों बेचता है, और ये ओप्पो वीवो वाले इतना महंगा नहीं बेच पा रहे हैं, मतलब सस्ता ही बेच पा रहे हैं, 20-30 हज़ार रुपये। आईफोन अपने प्रोडक्ट को शुरू से ही अच्छे से पोजीशन, इसको पोजीशनिंग बोलते हैं। देयर इज नो बेनिफिट इन बीइंग द सेकंड लोएस्ट। 2 ही प्लेयर्स काम करते हैं एक मार्केट में, एक है प्रीमियम मार्केट, गुची, मगरमच्छ के खाल का जूता बना के बेचूंगा, 20,000 रुपए का जूता मिलता है। एक है रिबॉक,
6,000 रुपये, एक है स्केचर्स 8,000 रुपये। स्केचर्स का अलग ब्रांडिंग है कि हम तो भैया स्पोर्ट्स में काम करते हैं, हमें हमें तो भैया आपको इसको पोजीशनिंग बोलते हैं। हम अगर आपको जिम में काम करना है या शो ऑफ करना है तो स्केचर्स लो, ठीक है। तो आईफोन ने जानबूझ के एकदम महंगा कर दिया, जानबूझ के, क्योंकि उनको पता है कि अगर प्रीमियम प्राइस रखने का मतलब ही यही होता है कि आदमी कुछ तो बात है इसमें, और वो एलिवेट भी करेगा स्टेटस को। और आपको ऐसे कस्टमर्स भी मिलेंगे जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं, वो अपना 100% देंगे उसमें। जैसे अगर मेरा कोर्स है वो मैं बेचता हूं 20,000 रुपए का, वही जो मार्केट में कोर्स है वो बिकता है 2,000 रुपए का, तो मेरी पोजिशनिंग अलग हो गई। एक प्रीमियम पोजिशनिंग होती है, ये पोजिशनिंग बाय प्राइस है, ये पोजिशनिंग बाय निच नहीं है। पोजिशनिंग बाय निच क्या हो गया कि स्केचर्स कह रहा है कि हम स्पोर्ट्स वाले को, हम जिम वाले को बेचते हैं, ठीक है। साथ ही साथ गुची कहता है कि हम जो अपीयरेंस को ज्यादा मायने रखता है हम उसके लिए बेचते हैं, डिजाइनिंग को जो देखते हैं उसके लिए बेचते हैं, जो पार्टी में जाना चाहता है, कैजुअल जाना चाहता है उसके लिए बेचते हैं। तो इन दोनों निच हो गए, एक पार्टी वाला, एक कैजुअल वाला। एक होता है पोजिशनिंग बाय प्राइस। पोजिशनिंग समझना बहुत जरूरी है। एक इसके ऊपर बुक भी आई है, पोजिशनिंग बाय, राइटर का मुझे नाम नहीं याद है, अगर आपको याद हो तो नीचे लिखिएगा, मैं आपका कमेंट पिन करूंगा। पोजिशनिंग की एक ही बुक आई है, बहुत पुरानी बुक है और बहुत ही फेमस है यार, कोई वो बंदे भूल गया मैं, शायद ब्रायन ट्रेसी है, कौन है, बट एनीवे, तो उसको बोलते पोजिशनिंग बाय प्राइस। जैसे पूमा है, पूमा के जूते बहुत अफोर्डेबल है, तो पूमा लोएस्ट प्राइस में आता है। लोएस्ट प्राइस के ब्रांडेड जूते अगर आप देखेंगे तो पूमा आएगा। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, यानी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, और जो मोटी बुद्धि के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इन दोनों में सिर्फ यही होता है कि एक होता है अनएजुकेटेड एंटरप्रेन्योर, एक होता है एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर। तो जैसे गुची के जो फाउंडर हैं वो एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने पढ़ा है बहुत सारा पढ़ा है उन्होंने, तो उनको पता है कि प्राइस को प्रीमियम रखने से, जबकि कॉस्ट कुछ नहीं आ रही है, घड़ियाल का खाल पे बेचना है, ज़्यादा नहीं, 2-3 हज़ार रुपये कॉस्ट आती होगी, लेकिन बेच रहे हैं 20,000 रुपये का। तो उनको पता होता है कि पोजिशनिंग बाय प्राइस क्या होता है, कि एक मार्केट में 2 प्लेयर होते हैं, एक होता है सस्ता प्लेयर, एक होता है सबसे महंगा प्लेयर, और एक होता है सबसे सस्ता प्लेयर। दोनों अलग ही हैं। जैसे कि सबसे सस्ता क्या है, ओप्पो सबसे सस्ता है, वीवो सबसे सस्ता है। वही चीज़ वो आईफोन का कॉपी एक तरीके से बेचता है, ओप्पो, वीवो, शाओमी, ये सब। तो लोग कहते हैं ओप्पो, शाओमी और ये वीवो इतने लोगों को बेचता है तो एप्पल से जो ज़्यादा सेल्स होंगी, नहीं है। एप्पल अभी भी सबसे ऊपर है, ठीक है। तो एप्पल जानबूझ के अपने लैपटॉप को सबको महंगा बेचता है, बिकॉज इट्स अ प्रीमियम पोजिशनिंग बाय प्राइस। तो अगर आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको सेकंड लोएस्ट, या तो लोएस्ट बनना है, और या तो आपको सबसे एक्सपेंसिव बनना है। सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, फोर्थ लोएस्ट, ये सब काम नहीं करता, क्योंकि जैसे ही आप उसको कहोगे आप 100 का बेच रहे हो, हम 90 का बेचेंगे, तो कल को कोई आदमी आएगा कहेगा 80 का बेच रहे हैं हम, फिर आदमी आएगा कहेगा 70 का बेच रहे हैं हम, फिर आदमी आएगा कहेगा 40 का बेच रहे हैं हम, है ना। तो वो धीरे धीरे गिरता जाएगा। तो ये पोजिशनिंग, ये जो देयर इज नो बेनिफिट मार्केटिंग एडवांटेज ऑफ बीइंग द सेकंड लोएस्ट इन द मार्केट। दिस इज द कोट ऑफ डैन कैनेडी। तो इंटरनेशनल मार्केटर्स को पढ़ो, एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ो, क्योंकि आज भी अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कंपनीज है वो अमेरिकन कंपनीज हैं। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में एग्जिस्ट करता है, वहाँ से ऊबर चली, फिर यहाँ पे ओला में कॉपी हुआ, ठीक है। वहाँ का आइडिया यहाँ छापते हैं। हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि वो अपने ही देश के लोगों से सीखते हैं, और वो सीख किससे रहे हैं, बेवकूफ़ों से, जो स्टार्टअप वर्ल्ड में बात करते हैं। और स्टार्टअप की आपको क्या सच्चाई है क्या नहीं है, तो आप वो एक बहुत ही अच्छे करके हैं सीए, और एक बिजनेस कोच है, रॉबिन शर्मा, क्या नाम है उनका, भूल गया मैं, उनके ऊपर आप देखो, स्टार्टअप का काला सच डालो, आपको समझ में आएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर से नहीं सीखना है, इंडियन एडवर्टाइजर से नहीं सीखना है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन से सीखना है, क्योंकि अमेरिका सबसे अच्छा है मार्केटिंग में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हमारा देश बुरा है,
हमारा देश और भी दूसरी चीज़ों में अच्छा है, लेकिन अभी हमारा ये नहीं कह सकते हमारा देश सब में अच्छा है। ठीक है, उन्होंने कुछ किया, कुछ उखाड़ा है अमेरिका वालों ने, उन्होंने सच में कुछ बहुत बढ़िया काम किए हैं, बहुत इंटेलिजेंट है वो। बड़ी से बड़ी कंपनीज, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, ये सब वहीं से आते हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अमेरिकी हैं। ठीक है, टॉप 100 में। आपको समझना पड़ेगा। और वो स्टार्टअप पे वो भी स्टार्टअप पे बिलीव करते हैं, लेकिन वहां पे फनल्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। फनल्स का अगर आप देखोगे तो फनल्स, स्पेशली फनल्स का इंटरनेट मार्केटिंग में रसल ब्रंसन जो है उनसे सीखो, तो आपको पता चलेगा कि आप 200 रुपये डाल के अगले दिन 400 रुपये निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन फनल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। कोई मेरे घर पे आया हुआ है तो अब मैं जाऊँगा, बाय।